हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपने पिता रघु के साथ रहा करती थी। काजल का रंग काला था, इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। काजल की माँ का देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था, इसीलिए काजल बस अकेली रहा करती। काजल को ऐसे देखकर रघु हमेशा चिंता में रहता था। रघु काफी अमीर था और ज्यादातर बिजी रहता था। ऐसे ही रघु देर रात अपने घर आता है, जहाँ वो अपने बेटे के कमरे की लाइट को ऑन देखकर अपने बेटे के कमरे में जाता है और वो देखता है कि काजल अपनी माँ की फोटो लिए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ, आपको पता है मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। न जाने आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चली गई। अगर मैंने आपको कभी परेशान किया था तो आपको मुझसे बोलना था ना। ऐसे अपनी बच्ची को छोड़कर कौन जाता है। मैं बहुत अकेली हूँ माँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर रघु को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि रघु ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था। वो अपनी बेटी को जरा भी समय नहीं दे पा रहा था। कि देखकर रघु अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। मुझे अपनी बेटी की चिंता लगी तो रहती है, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे पाता। मेरी बेटी कितनी अकेली हो चुकी है। इस तरह रघु उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और अगली सुबह अपने ऑफिस में बैठकर अपनी बेटी के बारे में सोचता है। आज रघु का मन कहीं काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके बेटे की बात ही घूमे जा रही थी। रघु को ऐसे परेशान देखकर रघु का मैनेजर सोहन रघु के पास आता है। सोहन न सिर्फ रघु की कंपनी में मैनेजर था, बल्कि वो उसका अच्छा दोस्त भी था। इसीलिए वो रघु को परेशान देखकर उससे कहता है, मॉर्निंग सोहन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो ना। इस वक्त मैं तेरी कंपनी का मैनेजर नहीं, बल्कि तेरा दोस्त बनकर तुझसे पूछूंगा, इसीलिए सब सच बताना। ठीक है। तो इतना परेशान क्यों है? मैं तुझे सुबह से देख रहा हूँ। यार, मुझे मेरी बेटी की चिंता खाई जा रही है। वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है और उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है क्योंकि वो काली है, बस इसलिए। और मेरी बात रही तो मैं भी उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूँ। काजल को किसी की जरूरत है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ। देख रघु, मैं तुझसे कहूँगा कि काजल को एक माँ की जरूरत है, और जहाँ तक मैंने देखा है सिर्फ काजल को ही नहीं बल्कि तुझे भी किसी की जरूरत है जिससे तू अपने गम बांट सके। इसलिए तू किसी से शादी कर जो तेरे घर के साथ साथ तुझे और तेरी बेटी को भी संभाल सके। इतना बोलकर सोहन वहाँ से चला जाता है और शाम को अब रघु भी अपने घर जाता है और अपनी बेटी के पास जाकर अपनी बेटी से कहता है, मेरी बच्ची काजल, कैसी हो बेटा तुम? कुछ नहीं पिताजी, आप मुझसे ये मत पूछिए। बस आप ये बताइए कि क्या आपके पास मेरे लिए समय है? काजल बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो रहता हूँ ना। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी बच्ची के लिए ही तो कर रहा हूँ। पिताजी, आप तो इतने बिजी रहते हैं कि आप ये भी भूल गए हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। क्या आपने मुझे एक बार भी विश किया? आपसे तो अच्छी मेरी माँ थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ की तरह नहीं रख पा रहा, लेकिन फिर भी बताओ, तुम्हें तुम्हारे इस बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपके साथ थोड़ा सा समय चाहिए। क्या आप आपकी बिजी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो बस आप मुझसे बात मत कीजिए। इतना कहकर काजल अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रघु अपने सर पर हाथ रखकर परेशानी में बैठ जाता है। और अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा होता है और तब उसको सोहन की बात याद आती है और वो अपने दोस्त सोहन के पास जाता है और उसके सामने अपनी दूसरी शादी की बात को रखता है, जिसके बाद सोहन उसे अपनी छोटी बहन कामिनी से शादी करने की सलाह देता है, जो कि विधवा थी। जिसके कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम के समय रघु उससे शादी कर कामिनी को अपने घर लाता है। कामिनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम मोहिनी था, जो 20 साल की थी। रघु उन दोनों को लेकर घर आता है और अपनी बेटी काजल से कहता है, बेटा काजल, आज से तुम्हारी ये नई माँ और नई बड़ी बहन है। तुम इनकी सारी बात मानना। बेचारी माँ के प्यार को पाने के लिए अपनी सौतेली माँ को अपना लेती है, साथ ही अपनी सौतेली बहन को भी अपनी सगी बहन मानती है। लेकिन काजल को नहीं पता था कि जिसको वो अपनी माँ और बहन मान रही है वो काजल को अपना कुछ और नहीं समझती। ऐसे ही समय गुजरता है
और एक दिन काजल अपने स्कूल से घर आती है, जहाँ वो देखती है कि घर का सारा काम यूं ही फैला पड़ा है और मोहिनी और कामिनी सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही हैं। ये देखकर काजल बोलती है, माँ, ये घर क्यों फैला हुआ है? तेरे लिए फैला है, मेरे लिए क्यों? क्यों? तू सिर्फ यहाँ पर बैठकर खाएगी क्या? घर का कोई काम धाम नहीं करना है क्या तुझे? और नहीं तो क्या, जब से यहाँ आई है तू, तब से मैं देख रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी काम करते हैं और तू लाट साहब की जैसे पड़ी रहती है। आज से घर का सारा काम तू करेगी और हम दोनों माँ बेटी सिर्फ आराम फरमाएंगे। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप दो मेरी माँ है ना। भला एक माँ अपने बच्चे से ऐसे काम कैसे करवा सकती है? काहे की बेटी, तू मेरी एक सौतेली बेटी है। अगर तू हम जैसी साफ होती ना तो एक पल को हम तेरे बारे में सोचते भी, लेकिन तू तो कल्लो है और हम कल्लो की छत्र छाया में नहीं रहना चाहते। क्यों माँ, क्या काले लोग इंसान नहीं होते? तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? हाँ माँ, क्योंकि आप भी मुझे मेरे काले रंग के लिए इतना कोसती हैं। तुझे सच जानना है ना तो सुन, मैंने तुझे अभी तक अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। मेरी एक ही बेटी है मोहिनी, और मैंने तेरे बाप से शादी इसलिए की क्योंकि तेरा बाप पैसे वाला है, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझ में और तेरे बाप में। मजबूरी में तेरे बाप के आगे तेरी माँ बनने का नाटक करना पड़ता है। और रही तेरे कालेपन की बात, तो कान खोल कर सुन ले, तू कल्लो है। और पता है कल्लो कितने मनहूस होते हैं? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। तेरी काली छाया में तेरी माँ मर गई और तेरा बाप तेरे साथ ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता क्योंकि तू एक बोझ है। चल अब निकल यहाँ से। अपनी दूसरी माँ के मुंह से ये सब सुनकर काजल की होश का ठिकाना नहीं रहता और वो उदास होकर घर का काम करने लगती है। शाम को जब रघु आता है तो वो बहुत थक जाता है। काजल उसको दिखाई नहीं देती। थकान होने की वजह से रघु काजल से नहीं मिलता और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहिनी आती है और एक गिलास में पानी लिए अपने पिता के कमरे में जाने लगती है। तभी वो पीछे पलटकर काजल से कहती है, क्यों कल्लो, नहीं बुलाया ना तेरे बाप ने तुझे? देख, मैं तो पापा के लिए पानी लेकर जा रही हूँ और तू है एक काम में व्यस्त है। सही है, अब तेरे बाप भी तुझे नहीं पूछता, वो अपनी गोरी बेटी के साथ ही बिजी है। अब काजल जैसा नाम है तो वैसे ही थोबड़ा भी है ना। इस तरह मोहिनी वहाँ से चली जाती है और काजल को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात ज्यादा हो जाती है लेकिन काजल अभी तक सोई नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मोहिनी, उसके पापा और उसकी दूसरी माँ ही घूम रहे थे। ऐसे ही सुबह होती है और आज सुबह भी रघु उससे मिले बिना ही अपने काम को निकल जाता है। तो वहीं हर छोटी बातों पर मोहिनी और कामिनी उसको मेंटली टॉर्चर करती रहती। समय गुजरता है। काजल को ना तो बाप का प्यार मिल पाया और ना ही उसको एक माँ का प्यार मिला। बेचारी खुद को सबसे इतना दूर कर लेती है कि कभी वो खुद की हालत अपने पापा को तक नहीं बता पाती। अब से उसके ऊपर अत्याचार और होते ही रहते और सबको ध्यान में रखते हुए काजल अब घर छोड़ने का फैसला लेती है और अब वो अपने पापा के लिए एक चिट्ठी लिखती है। पापा, मैं बहुत अकेली हूँ। ऊपर से मुझसे माँ और दीदी का टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप भी मुझसे मेरे रंग की वजह से दूर हो गए। आखिर मेरी गलती क्या थी जो आप लोगों ने मुझे नहीं समझा? पापा, आपको क्या लगा अब एक और माँ ला देंगे तो क्या मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा? नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने खुद को अकेले तो रखा, लेकिन खुद को आपसे दूर नहीं किया था। लेकिन जब नई माँ आई तब मैंने देखा कि आपका मतलब ही खत्म हो गया है मुझसे। और आज देखो, मैं आपको और इस घर को छोड़कर दूर जा रही हूँ। माना मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पर शायद मुझे छोटी सी उम्र में ही अकेला रहना आ गया है। इसलिए अब आप अपने नए परिवार के साथ खुश रहिए और हाँ, मुझे ढूंढना मत। चिट्ठी रखकर काजल चली जाती है और जब अगली सुबह रघु वो चिट्ठी पढ़ता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और कामिनी से सारा सच जानता है। सच जानने के बाद रघु को एक झटका लगता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। रघु अपनी एड़ी चोटी का बल लगाकर काजल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन काजल रघु को नहीं मिलती और रघु को जिंदगी भर का पछतावा रह जाता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की ऐसी हालत हुई और वो अपनी बेटी से दूर हुआ। महक एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी
महक हमेशा किसी न किसी से बात करती ही रहती थी। वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकती थी। उसका मुंह बस मटका कुल्फी को खाते समय ही बंद होता था। महक की बड़ी बहन रिंकी अपने मायके आई थी। रिंकी को कोई काम होता तो वो बस एक मटका कुल्फी देकर अपना काम निकलवा लिया करती। ऐसे ही एक दिन रिंकी महक से बात करते हुए बोलती है, महक चल आजा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं दीदी तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। चल ना महक, तुझे तेरी मनपसंद मटका कुल्फी खिला दूंगी। दीदी तुम घर पर ही ले आना, क्या है ना, मुझे बाहर जाने को मत कहो। देख ले तू तुझे क्या करना है। अगर तू चलेगी तभी तुझे तेरी मटका कुल्फी मिलेगी, वरना भूल जा। दीदी तुम इतनी सी बात पे नाराज हो गई, मैंने कब मना किया जाने को। ये हुई ना बात, चल अब जल्दी से। लेकिन दीदी घूमने कहाँ जाएंगे? तू बस जल्दी से तैयार हो जा और चल मेरे साथ, तुझे किसी से मिलवाना भी है। दोनों बहन बाहर घूमने के लिए जाती हैं, जहाँ रिंकी अपने एक दोस्त विनोद से महक को मिलवाती है। विनोद महक से मिलकर बोलता है, अरे वाह महक, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू विनोद जी। दीदी अब जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो तो करो, चलो मटका कुल्फी खाने। अरे अरे चलते हैं, थोड़ी बात तो कर ले। वैसे तो तू चुप ही नहीं होती, और अब देखो मटका कुल्फी के आगे सबको भूल जाती है। बात तो मटका कुल्फी खाने की बात भी हो जाएगी, क्यों विनोद जी? अरे हाँ हाँ चलो भाई, महक मैडम का हुक्म सराखों पर। अब तो चलो दीदी, अब तो विनोद जी भी बोल रहे हैं। चलो पहले इसकी मटका कुल्फी ही हो जाए, बाकी सब बाद में। तीनों एक मटका कुल्फी वाले के पास जाते हैं, जहाँ जाकर विनोद कहता है, हाँ ये रहा मटका कुल्फी वाला, भैया 3 मटका कुल्फी देना। मटका कुल्फी मिलते ही महक उसको खाने लगती है और उसको खाते हुए कहती है, आए आए मजा ही आया मटका कुल्फी खाकर तो, मुझसे तो रुका ही नहीं जाता मटका कुल्फी देखकर। हाँ तो रोका किसने है, खाओ तुम, ये ट्रीट मेरी तरफ से खास तुम्हारे लिए है। हाँ अभी ट्रीट दो, बाद में ये हमारे ही सर पे चढ़ेगी। दीदी आप तो कुछ बोलो ही मत, विनोद जी खास मुझे ट्रीट दे रहे हैं, आपको नहीं। हाँ हाँ अब तुम दोनों मिलकर मुझे ही बुरा बना दो। महक और विनोद को ऐसे ही आपस में बातें करना अच्छा लगने लगता है और वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कुछ समय बाद विनोद ने महक को शादी के लिए प्रपोज किया और महक ने भी हाँ कर दी। विनोद ने घर पे बात कर ली और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। महक अपने ससुराल में एक अच्छी बहू की तरह सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन महक अपने ससुराल में बैठी अपनी सास दीपा को कहती है, मम्मी जी मेरा मटका कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज ला दो ना। ये कौन सी नई कुल्फी आ गई, मैंने तो खाई नहीं। मम्मी जी मटका कुल्फी इतनी अच्छी इतनी टेस्टी होती है ना, आप एक बार खाओगे ना तो बार बार खाने को बोलोगी। होती होगी मटका कुल्फी, मुझे क्या, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है और इस उम्र में ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। मम्मी जी सुनो तो सही, मटका कुल्फी कोई ऐसी वैसी कुल्फी नहीं है, उसका स्वाद और जो मटके में आती है ना, ओए होए मटके का अलग ही मजा है। अरे तू जा और अपनी मटका कुल्फी ही खा, यहाँ बैठकर मेरा सर मत खा, इतनी देर से चपड़ चपड़ करे जा रही है। गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो आपको बस बता रही थी, विनोद जी से ही मंगवा लेती हूँ, आप खाओगी तो आपका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। इतना बोलकर महक चली जाती है और विनोद को कॉल करके मटका कुल्फी लाने को बोलती है। शाम को विनोद महक के लिए मटका कुल्फी लाता है, जिसके बाद मटका कुल्फी लेकर महक दीपा से कहती है, मम्मी जी लो इसे खा कर देखो, आप बहुत दिनों से बोल रही थी नहीं खानी है, ठंडी होती है, एक बार खा के मजे लो इसके। दीपा मटका कुल्फी खाकर बोलती है, इसमें क्या है, ये भी तो बाकी कुल्फी की तरह ही है, इतनी तारीफ करके बता रही थी, ये देख बाकी कुल्फी से भी खराब लग रही है ये तो। अरे मम्मी जी आप भी ना सच में बुढ़िया हो गई हो, अच्छे बुरे का स्वाद भूल गई हो। क्या तू मुझे बुढ़िया बोल रही है, तेरी ये बेकार सी मटका कुल्फी बेस्वाद क्या बोल दी, तू तो बदतमीजी करने लगी। अरे मम्मी जी भड़क क्यों रही हो, इतना ही तो बोला है कि आप बुढ़िया हो गई हो, इसमें गलत क्या बोल दिया। अरे आप दोनों भी क्या लड़ने लग रहे हो, और महक तुम अपनी मटका कुल्फी खाओ ना, क्यों बहस कर रही हो। मुझे क्या, जिसको अच्छी ना लगे मत खाए, मैं तो खाऊंगी। तुम चुप नहीं हो सकती क्या, अब माँ चुप है तो क्यों लड़ाई बढ़ा रही हो तुम। महक सारी मटका कुल्फी अकेले खा लेती है। ऐसे ही रोज वो विनोद से मटका कुल्फी मंगवाती और खाने लग जाती। रोज रोज इतनी सारी मटका कुल्फी खाते देखकर एक दिन दीपा महक को आकर गुस्से में कहती है,
बस भी कर जा। अब क्या तू ये मटका कुल्फी खाकर अपने शरीर का नाश मार लेगी? मम्मी जी, इतनी कुल्फी खाने से कुछ नहीं होता। तू इतनी सी खाए तो कुछ ना भी हो, लेकिन तू तो भर भर के खा रही है, तेरा गला खराब हो जाएगा। मम्मी जी, आप मुझे समझा रहे हो या बद्दुआ दे रहे हो कि मेरा गला खराब हो जाए? नासपीटी, तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे गलत बनाने में लग गई है। मम्मी जी, कुछ नहीं होता। अरे इतनी सी मटका कुल्फी खाने से शरीर ठंडा रहता है। पागल लड़की, शरीर को ठंडे के साथ साथ गर्म भी चाहिए होता है। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे कुल्फी खाने दीजिए। कर ले तू अपनी मनमानी, जब कुछ होगा ना तो अपनी मटका कुल्फी की ही दवाई बनाकर खा लियो, ठीक है? हाँ, मटका कुल्फी की दवाई कितनी स्वादिष्ट होगी ना। तुझे बोलना ही बेकार है, तुझे जो करना है कर। महक पर दीपा की बातों का कोई असर नहीं होता। वो बस मटका कुल्फी के पीछे सब कुछ भूल जाती थी और महक की मटका कुल्फी खाने की आदत धीरे धीरे बढ़ जाती है और वो इस तरह सुबह से शाम तक मटका कुल्फी ही खाने लगती है। ऐसे ही एक रात महक के गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती। ये देखकर विनोद घबराकर दीपा को बुलाता है। माँ देखो ना, महक के गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही। अरे माँ कहाँ हो, यहाँ आओ ना। विनोद की आवाज सुनकर दीपा उसके कमरे में आकर कहती है, हो गया काम, मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन मेरा बोलना तो बद्दुआ होता है ना। मतलब क्या है, महक की आवाज मटका कुल्फी खाने की वजह से नहीं निकल रही? और क्या, सुबह शाम इतनी मटका कुल्फी खाएगी तो क्या मजे में रहेगी? माँ तो अब बताओ ना, क्या करूँ? डॉक्टर के पास ले जाऊँ? अब बड़ा मुझसे पूछने आ रहा है, पहले जब मैं मना कर रही थी तब सुन लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ तुम भी क्या इस वक्त ये सब लेकर बैठ गई हो? हाँ तो बोल ना, मटका कुल्फी की ही दवा बनाकर खा लेगी और ठीक हो जाएगी। माँ आप देख तो रहे हो ना कि यहाँ महक अपनी आवाज न निकलने के कारण रो रही है और आप हो कि उसे ताने दे रहे हो। माँ पहले महक को ठीक होने दो, फिर सुना लेना उसको। जा, पहले तू बहू को डॉक्टर के पास ले जा और इलाज करवा ला। ठीक है। डॉक्टर के पास से दवाई लेने के कुछ दिनों बाद जब महक का गला ठीक हो जाता है तो वो दीपा से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे इतना समझाया पर मैं मानी नहीं, बल्कि आप तो मेरा अच्छा ही चाहती थी। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बेटा, कोई तुझे कुछ समझाता है तो तेरे भले के लिए ही समझाता है। हाँ मम्मी जी, मुझे सब समझ आ गया है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। महक को अपनी गलती समझ आती है और वो उस गलती को धीरे धीरे सुधार लेती है और अपनी मटका कुल्फी को लेकर पागलपन को खत्म कर देती है और बाद में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।